हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सौरभ ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के 80 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करा रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई थी? तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? तो एबेनेज़र हावर्ड ने बनाया था। किसने बनाया था? एबेनेज़र हावर्ड ने। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि शहरों में कौन सा वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ है? तो मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में विख्यात हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो पटना में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना जिला में हुआ था। अगला अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का निर्माण 1786 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था या कब दिया गया? तो 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित है? मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो राजगृह में। क्या हो जाएगा? राजगृह में। अगला क्वेश्चन है कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तो पटना साहिब में स्थित है। कहाँ? पटना साहिब में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। अगला क्वेश्चन है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो औद्योगिकीकरण को किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो शहरीकरण को। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से किसका एकीकरण संभव हुआ? तो अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का एकीकरण संभव हुआ। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक नगरों का विकास कब हुआ था? आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ है? तो औद्योगिक क्रांति से हुआ है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी? तो 40 लाख तक पहुंची थी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? तो इंग्लैंड में बसना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भू आकृतियाँ आयामी होती है क्योंकि इसमें होती है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन उच्चावच प्रदर्शन करने की विधि नहीं है? तो सारणीयकरण। क्या हो जाएगा? सारणीयकरण। अगला क्वेश्चन है कि उच्चावच प्रदर्शन के लिए हेसियड विधि का विकास किसने किया था? तो लेहमान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं का ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? तो हेस्यूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में
भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। अगला क्वेश्चन है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो स्थानीय ऊंचाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग में से किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। स्तर रंजक विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से जल के भाग को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? तो पर्वत को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में सफेद रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो बर्फीले भाग को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र की सतह के समांतर समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समुच्च रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी से यदि कोई पहाड़ी बनी है तो किस प्रकार दिखती है? तो शंकुनुमा दिखती है। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सी भूमि आकृति है जिसका आधार काफी चौड़ा तथा शिखर काफी पतला अथवा नुकीला होता है? तो पर्वत का। अगला क्वेश्चन है कि किस भू आकृति का आधार एवं शिखर दोनों चौड़ा एवं विस्तृत होता है? तो पठार का। अगला क्वेश्चन है कि यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया हो तो इसे क्या कहा जाता है? तो हैस्यूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हैस्यूर विधि से अधिक ढालुओं वाला भाग कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि नक्शे पर जलीय भाग को किस रंग से दिखाया जाता है? तो नीले रंग से दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में मैदान को किस रंग से दर्शाया जाता है? तो हरा रंग से दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो तो इनसे किस प्रकार की आकृति का प्रदर्शन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धीमी ढाल। अगला क्वेश्चन है कि यदि समोच्च रेखाएं संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिसके बीच का वृत्त अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करता हो तो इससे किस प्रकार की भूमि आकृति का अनुमान लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वत। क्या हो जाएगा? पर्वत। अगला क्वेश्चन है कि यदि भू आकृति चपटा उठा हुआ भूभाग हो जिसका आधार एवं शिखर दोनों चौड़ी एवं विस्तृत हो तथा आसपास के मैदान से ऊंचा उठा हुआ हो, क्या कहलाता है? तो पठार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से सभी फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी है बहुराष्ट्रीय कंपनी। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा संतोष बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। नई आर्थिक नीति के घटक है तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 5 है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 5। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मानित नहीं किया गया है?
तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई 1991 में। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण को कहा जाता है, वैश्वीकरण को कहा जाता है भूमंडलीकरण। क्या हो जाएगा? भूमंडलीकरण। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक क्या है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के एकीकरण को कहते हैं? तो वैश्वीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 164 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि जब एक विशालकाय भवन को बाजार के रूप में बदल दिया जाता है तो वह कहलाता है शॉपिंग मॉल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस अर्थशास्त्री ने उदार आर्थिक नीति का समर्थन किया था? तो एडम स्मिथ ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो डाबर एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है। वैश्विक गांव किस युग की अवधारणा है? तो आधुनिक की। क्या हो जाएगा? आधुनिक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? टाटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? तो 1991 ईस्वी में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बन गया है? तो बेंगलुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व है? तो अमेरिका का। पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व क्या है? अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कितना प्रतिशत निवेश में वृद्धि हुई है? तो 147% निवेश में वृद्धि हुई है। बाढ़ के समय हमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1976 ईस्वी में हुई थी। बाढ़ पूर्व सूचना संगठन का मुख्य प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि सुखाड़ क्या है? सुखाड़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदा है। सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि सुखाड़ होता है? कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, जल के अभाव में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त राज्य है? तो गुजरात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे आती है। अगला क्वेश्चन है कि सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? तो वर्षा जल को संग्रह करना। अगला क्वेश्चन है कि भूपटल के नीचे का वह स्थान जहां भूकंप का जन्म होता है वो क्या कहलाता है? तो भूकंप केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। बिहार राज्य भूकंप के किस मंडल में पड़ता है? तो मंडल 4 में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो देहरादून हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पी तरंग की।